भारती इंस्टीट्यूट। हम आज लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रोलाइसिस का शुरू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और उसमें हमने ये देखा था कि हमने एलिमेंट्स को, ठीक है, या आयंस को इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने अरेंज किया था। मतलब क्या, ऊपर जो था इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं जो एलिमेंट्स, ठीक है, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी और क्या होगा, हमको पता चलेगा कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो वो इसलिए काम का है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। क्या? सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मेरे इलेक्ट्रोलाइट में मोर देन वन आयन हुए, ठीक है, इफ मेरे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एक से ज्यादा आयन हो गए, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स मोर देन वन कैट आयन और मोर देन वन एन आयन, तो विच वन ऑफ देम विल डिपॉजिट फर्स्ट। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हम एक एग्जांपल यहां बनाते हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइट में लिया है एनोड कैथोड, ठीक है, ओके। देखो बैटरी और सेल होता है, बल्ब होता है, वो सब मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, अब मैं इलेक्ट्रोलाइट, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्या इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। अब मैं इलेक्ट्रोलाइट में लेता हूं एक्वियस या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। क्या? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, मैंने क्या लिया इलेक्ट्रोलाइट में? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से कंपाउंड्स है? पोटेशियम क्लोराइड एक है और एक वाटर है, क्योंकि मैंने डाइल्यूट या एक्वियस सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, सो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस कौन से? तो आयंस क्या क्या होते हैं? तो उसके लिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट के जो कंपाउंड्स हैं उसको डिसोसिएट कर दो, मतलब क्या कर दो? आयंस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा? देखो KCl होता है, दैट विल ब्रेक इनटू K प्लस Cl माइनस। ठीक है, और दूसरा है वाटर, वो किस में ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस में। ठीक है, सो इतना ब्रेक होने वाला है, हमको पता है। सो ये चार आयंस है। अब कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड पे इनमें से कोई एक ही डिपॉजिट होगा। कैथोड पे कौन जाएंगे? C फॉर कैथोड, C फॉर कैट आयन। C फॉर कैथोड, कैथोड इज अटैच्ड टू द नेगेटिव टर्मिनल, मतलब वो कैट आयंस को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगा। सो कौन से आयंस को अट्रैक्ट करेगा? कैथोड की तरफ जाएंगे, राइट। ये कैथोड की तरफ जाएंगे, कट नहीं रहा है ना वीडियो? नहीं, ओके। सो कैथोड की तरफ जाएगी ये। इनमें से सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा? क्या K प्लस डिपॉजिट होगा या H प्लस? तो ऐसा होगा, देखो कैथोड पे, कैथोड के ऊपर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ K प्लस आयंस भी है, H प्लस आयंस भी है, Cl माइनस आयंस भी है और OH माइनस आयंस भी है। इनमें से कैथोड के ऊपर कौन जाएगा? तो कैथोड के ऊपर पॉजिटिव जाते हैं, राइट, पॉजिटिव आयंस जाते हैं। अब पॉजिटिव में डिस्चार्ज कौन होगा? डिस्चार्ज मतलब न्यूट्रलाइज कौन होगा? वहां जाके एटम फॉर्म में कौन कन्वर्ट होगा? ठीक है, तो एटम फॉर्म में कौन कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा या ये कन्वर्ट होगा? उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? इनमें से कौन पहले डिस्चार्ज होगा, मतलब पहले जाके कौन डिपॉजिट होगा कैथोड पे, उसको बोलते हैं सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। ठीक है, अब इसको पढ़ने की क्यों जरूरत है? क्योंकि ऐसे हमको पता चल गया कि यहाँ पर दो आयंस है, दो में से सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा वो हमको ये टॉपिक में हम समझेंगे। ठीक है, वो हम ये टॉपिक में समझेंगे। अब देखो K प्लस
और H प्लस। अब आप देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, देखो आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था कि ये ऊपर है नीचे है, मतलब ये कम रिएक्टिव है, तो पहले ये डिपॉजिट होगा, ठीक है। पहले कौन डिपॉजिट होगा, ये, वो मैं आपको बताऊंगा वापस, हम जब एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे ही देखो हमारे पास एन आयंस में क्या क्या है, एन आयंस हमारे पास ये है, तो कौन एनोड की तरफ जाएगा और डिपॉजिट कौन होगा वो हमको पता चलेगा यहाँ पर सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस पे। तो आई होप हम क्या पढ़ रहे हैं पता चल रहा है आपको कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस का इंपॉर्टेंस क्या है। सो अब हम देखते हैं कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस क्या होता है। व्हाट इज सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन? व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट contains more than one cations or more than one anions, then which one will deposit on the electrode, ठीक है, that is called, जिसको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, which one will be preferred out of the more than one cation or anion, ठीक है। तो कौन पहले डिपॉजिट होगा या किसको हम प्रीफर करेंगे पहले डिपॉजिट करने का, that is called selective discharge of ions, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें तो नोट डाउन कर लीजिए, चलो। सो सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन होता है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है, क्या से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर जहां पर सिलेक्टिव डिस्चार्ज डिपेंड होता है दैट इज रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। ये सबसे पहला फैक्टर है जिसके ऊपर क्या होगा, रिलेटिव, मतलब कौन डिपॉजिट होगा वो किससे, इसके ऊपर डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो क्या बोल रहा है ये टॉपिक वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक में क्या बोल रहा है, चलो पहले दूसरा तीसरा फैक्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक समझ लेते हैं। देखो हमको अगर रिलेटिव पोजीशन हमको पता हो, क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीरीज, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने एक सेंटेंस याद किया था, निमोनिक्स आपको बताया था, क्या था, करीना ने कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, फिर भी पीवी, हाय क्यों मिली, मिली मतलब मैम, तो एचजी, मर्क्यूरी, सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है। ये हमने सीरीज पढ़ी थी। और दूसरी हमने सीरीज पढ़ी थी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज। कौन सी पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज जो क्या थी, सल्फेट, फिर नाइट्रेट NO3-1, फिर हेलोजन्स FCl Br I एंड देन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमने सीरीज पढ़ी थी। देखो ऐसे तो बहुत बड़ी सीरीज है दोनों, ठीक है, वो 11th 12th में आपको आएगी और वो एग्जाम में आपको जनरली दे देते हैं। सो ये आपको पता चल जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप 11th 12th में पढ़ोगे तब, ठीक है। अब ये सीरीज क्या बोल रही है वो हम समझते हैं। तो ये सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे ज्यादा ऊपर जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव। अब हमारा केस याद है, देखो ये दो केस कौन कौन से आयन है, K+ आयन है और H+ आयन है। इनकी पोजीशन क्या है, तो K+ की ऊपर है पोजीशन, ये रही, और H+ की यहां पर है, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये है। अब आपको देखो, अगर आपने सीरीज समझी होगी, लास्ट लेक्चर आपने अगर प्रॉपर देखा हो तो मैंने बताया था ऊपर वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, वो हमेशा बोलेंगे कि मैं आयंस फॉर्म में बेटर हूं, मैं आयंस फॉर्म में रहूंगा रादर देन मैं एटम फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो बोलेगा कि मैं K+ फॉर्म में ही रहूंगा रादर देन K फॉर्म में, समझ आया।
तो K है वो K में प्रीफर करना चाहेगा या K प्लस में, तो K प्लस में रहने का प्रीफर करेगा। समझ आया? क्यों? क्योंकि पोटेशियम जो K है, पोटेशियम जो K है एटम है और ये क्या है? आयन है। ठीक है, एटम है और ये आयन है। पोटेशियम बीइंग रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हुआ है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होने के बाद कारण क्या बोलेगा? मैं आयंस फॉर्म में रहूंगा। ठीक है, क्या होऊंगा मैं? आयंस फॉर्म में। अब कैथोड पे हमको पता है क्या होता है। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे हमेशा कोई भी आयन जाएगा, जैसे समझ लो कोई भी आयन X है, ठीक है कोई भी आयन X है, वो वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा? एटम फॉर्म में कन्वर्ट होगा। किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? एटम के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? कंपाउंड का ब्रेकडाउन है। ठीक है, कंपाउंड को ब्रेकडाउन मतलब कंपाउंड्स के आयंस को वो एटम्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो यहां पर देखो ये K प्लस है वो K में कन्वर्ट होगा, हाँ X प्लस है वो X में कन्वर्ट होगा। सो यहां आपको क्या देखना है? वही देखना है कि ये है या फिर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के भी दो केस है, तो हाइड्रोजन बोलेगा मैं तो क्या लेस रिएक्टिव हूं, तो मैं हमेशा क्या करूंगा? पोटेशियम के कंपैरिजन में मैं हमेशा एटम फॉर्म में ट्राई करूंगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम रिएक्टिव है, तो वो तो यहां पर जाएगा, वो अगर यहां जाएगा और हाइड्रोजन जाएगा, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम रिएक्टिव तो बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन लेने में, इलेक्ट्रॉन गेन करने में इंटरेस्ट नहीं हूं। देखो K प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके K में कन्वर्ट होगा, जो इसको पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मतलब क्या? वो आयंस फॉर्म में रहेगा, वो बॉन्ड बनाने का ट्राई करेगा किसी ना किसी हद, तो वो आयंस फॉर्म में ही रहेगा। और हाइड्रोजन बीइंग लोअर इन द पोजीशन, वो लेस रिएक्टिव है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन में चला जाऊं। तो पता चला क्या? पता चला यहां से हमको, यहां से ये पता चला कि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो पहले डिपोजिट नहीं होंगे, जो नीचे पोजीशन में होंगे वो रिएक्टिव होंगे। आपको क्लियरली पता चला क्या बोला जा रहा हूं? क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं आयंस फॉर्म में रहूंगा, तो वो आयंस से एटम फॉर्म में नहीं बनेगा। वेरेस हाइड्रोजन बोलेगा मैं लेस रिएक्टिव हूं, पोटेशियम और हम दोनों में से किसी एक को तो यहां जाना ही पड़ेगा। समझ आया? किसी एक को तो यहां जाके डिपॉजिट होना ही पड़ेगा। तो कौन डिपॉजिट होगा? जो एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करने का ट्राई करेगा या लेस रिएक्टिव है वो, तो ऑब्वियसली लेस रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन। तो आपको यहां पर अब समझ आया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इंपॉर्टेंस। अब वैसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले लो, समझ लो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जिंक 2+ के आयन से और Cu2+ के आयन से, क्या है? Cu2+ के आयन से, तो सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा? Cu और जिंक, तो Cu डिपॉजिट होगा ऑब्वियसली, तो ये कैथोड पे जाएगा। समझ आया? ठीक है, ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये बोलेगा पहले तू जाके रिड्यूस हो, कॉपर को बोलेगा पहले तू रिड्यूस हो क्योंकि तू लेस रिएक्टिव है, और कॉपर खुद बोलेगा हाँ भाई मेरे को तो ऐसे भी आयंस बनना ही नहीं था, मेरे को तो आयंस फॉर्म में रहने का पसंद है क्योंकि मैं तो लेस रिएक्टिव हूं। देखो नीचे आ रहा है, काफी नीचे है, तो कॉपर बोलेगा मैं तो वैसे भी लेस रिएक्टिव हूं, तो मेरे को तो आयंस नहीं बनना था, तो अब आयंस बन चुका हूं, तो मैं रादर देन आयंस में रहने के बदले क्या करूं? मैं कैथोड पे जाके क्या कर दूं? डिपॉजिट हो जाता हूं। समझ आया? तो ये ऐसे करके कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। समझ आया? सो ये आपको बताया मैंने क्या? रिलेटिव पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस, सॉरी रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे ही आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में भी वही है कि अगर मोर देन वन आयंस है, तो द वन विच इज एट द बॉटम, मतलब रिलेटिव पोजीशन जिसकी लोअर होगी वो पहले डिपॉजिट होगी। समझ आया? रिलेटिव पोजीशन जिसकी नीचे होगी वो पहले डिपॉजिट होगा। तो आपके केस में क्या है? Cl- और OH-, तो Cl- यहां है, OH- यहां है, तो ये पहले डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा कि मैं लेस रिएक्टिव, तो मैं खुद ही पहले जाके कैथोड पे कैसे रिएक्शन होंगे? एनोड पे कैसे रिएक्शन होंगे? एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये OH क्या बोलेगा? OH- will lose electron and will form OH। ठीक है, अब ये OH का आगे रिएक्शंस है वो हम जब इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स करेंगे तब हम देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ Cl है,
Cl क्या बोलेगा, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि बोला मैं से लेस रिएक्टिव OH है, तो OH को पहले न्यूट्रलाइज करो, तो OH को प्रेफरेंस मिलेगा डिस्चार्ज होने में कंपेयर टू Cl। तो भाई ये नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव, ऐसा बोल सकता हूं, मोर रिएक्टिव देन OH। वैसे यहां पर भी क्या बोलूंगा, कौन जाएगा? ये जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज, ये क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये बोलेगा मैं ये फॉर्म में एग्जिस्ट करूंगा बिकॉज आई एम मोर रिएक्टिव। समझ आया? तो आई होप आपको पता चल रहा है कि मैं किस तरह आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करवा रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर प्रोडक्ट एट एनोड और कैथोड पे क्या होगा? देखो इसका आगे का रिएक्शन ऐसा होता है, OH अगर 2 OH लेते हो, ठीक है, 2 OH प्लस 2 OH तो मिलेगा 2H2O। ठीक है, सो तो मेन रिएक्शन का क्या होता है? ये वाला मेन रिएक्शन होता है एनोड पे। ठीक है, एनोड पे ये रिएक्शन होता है 2H2O प्लस O2, सॉरी O2 तो लगाना ही भूल गया, 2H2O प्लस O2। ठीक है, सो ये मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो बता देता हूं। OH कितने हैं? 4 है, तो ऐसे लिखता हूं OH 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 एंड OH। अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, तो एक वाटर मॉलिक्यूल, यहां से भी एक वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये दो क्या मिलेंगे? ये बन जाएगा O2। तो क्या मिला? 2H2O प्लस O2। समझ आया? सो मेरे रिएक्शन एट एनोड, यहां पर क्या मिलेगा मेरे को? यहां पर मिलेगा ऑक्सीजन। क्या आएगा? ऑक्सीजन गैस। और यहां से क्या आएगा? यहां से क्या आएगा? हाइड्रोजन। ये H है और ये H क्या होगा? H एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो H और H क्या करेंगे? H2 गैस बनाएंगे। समझ आया? यहां पर भी गैस आएगा, तो H और H क्या बनाएंगे? H2। तो यहां से क्या आएगा? H2 गैस प्रोड्यूस होगा। समझ आया? तो क्यों पोटेशियम डिपॉजिट नहीं हुआ? क्यों Cl माइनस क्लोराइड आयन डिपॉजिट नहीं हुआ और क्लोरीन क्यों नहीं बना? समझ आया? उसका रीजन आपको सबसे पहले पता चल गया। प्रेफरेंशियल पोजीशन में आपको क्या देखना है? रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका क्या कंक्लूजन है? इसका कंक्लूजन ये है, लोअर द पोजीशन ऑफ आयन इन electrochemical series, lower the position of ion in the electrochemical series, ion that ion will discharge at electrode। ठीक है, लोअर द पोजीशन उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा डिपॉजिट, तो लोअर पोजीशन के हिसाब से ज्यादा। अब देखो ये रेड और ग्रीन वाले, देखो अगर आपके पास ये और ये चारों इसके अंदर होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है? K प्लस H प्लस Zn2 प्लस और Cu2 प्लस, ये चारों के चारों होते, तो कौन पहले डिपॉजिट होगा? कॉपर, क्योंकि सबसे लोअर है, तो कॉपर जाएगा यहाँ पर। समझ आया वो केस में? तो आई होप आपको पता चल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम सेकंड फैक्टर पढ़ते हैं। पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। चलो, आई होप आपने अभी नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट जो फैक्टर है सेकंड फैक्टर, ठीक है, तो सेकंड फैक्टर हम समझेंगे। सेकंड क्या फैक्टर बोल रहा है? ये अगर कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ गया, क्या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन नहीं देखनी है। ठीक है,
समझ आया? सो सेकंड पॉइंट फैक्टर क्या है हमारा? तो सेकंड फैक्टर है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर क्या है? अच्छा, concentration of ions in the electrolyte। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस क्या है? ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? ये फैक्टर ये बोल रहा है कि अगर कोई आयंस हुए जिसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, ठीक है, तो वो पहले डिपॉजिट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेटिव पोजीशन। समझ आया? रिलेटिव पोजीशन को छोड़ देना है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है? इफ concentration of iron is more, then it will deposit at electrode। समझ आया? सो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से काफी इजीली समझ आ जाएगा। अगर मेरा कोई से फॉर एग्जाम्पल मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूं कॉन्सनट्रेटेड KCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा पहला इलेक्ट्रोलाइट है। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट KCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से कैथोड एनोड पे क्या क्या रिएक्शन होंगे और कौन पहले डिपॉजिट होगा? रिएक्शन क्या होंगे वो तो हम एग्जांपल में समझेंगे, बट पहले डिस्चार्ज कौन होगा? देखो, अब इसके अंदर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन आप करते हो तो क्या आएगा? KCl है वो किसमें ब्रेक होगा? K प्लस Cl माइनस, और वाटर H2O क्योंकि सॉल्यूशन है तो वाटर भी होगा H प्लस OH माइनस। यहां पर भी वही है। ठीक है, यहां पर भी क्या है? वही है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन में भी यही होगा। बराबर, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होगा यहां पर भी? देखो, तो K प्लस KCl है तो किसमें ब्रेक होगा? K प्लस Cl माइनस, और दूसरा है वाटर तो किसमें ब्रेक होगा? H प्लस OH माइनस। पर आपको ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड है और ये है डाइल्यूट। आपको यहां ध्यान देना है क्योंकि क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। अब आप देखो, आपके हिसाब से अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने जाओ तो कैथोड पे कौन जाएगा? आपको कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा? आप खुद सोचो। ठीक है, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा? कैथोड को ऊपर आपने अभी अपने फर्स्ट फैक्टर के हिसाब से क्या जाना चाहिए? K प्लस। क्यों K प्लस जाना चाहिए? क्योंकि रिलेटिव पोजीशन इसकी लोअर है, राइट? K प्लस की क्या है? रिलेटिव पोजीशन H प्लस की रिलेटिव पोजीशन क्या है? लोअर है, तो H प्लस पहले डिपॉजिट होगा। ये तो क्लियर हो गया आपको फर्स्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में। बट ये क्या बोल रहा है? अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हुआ कोई आयंस का तो वो डिपॉजिट होगा। ठीक है, क्या होगा? वो डिपॉजिट होगा, इट विल डिपॉजिट इरिस्पेक्टिव टू द पोजीशन ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब क्या बोला? देखो ये दोनों में से आपके हिसाब से ये डिपॉजिट होना चाहिए, पर कॉन्सेंट्रेटेड KCl है मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है। क्या है इसका कॉन्सेंट्रेशन? मतलब K प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई
is higher than H plus, therefore K plus will deposit, then K plus will deposit at cathode. समझ आया? K plus will deposit at cathode मतलब क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, K माइनस K प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स K, ये रिएक्शन होगा, ठीक है। वेरेज यहां पर क्या होगा, देखो बच्चों, अब यहां क्या होगा, यहां पर क्या होगा कैथोड पे, यहां पर H प्लस डिपोजिट होगा, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है या तो फिर H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। देखो जब कंसंट्रेशन किसी का ज्यादा बोल दिया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल दिया है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल दिया, मतलब क्या होगा, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है वो पहले डिपॉजिट करवाएगा, समझ आया। सो यहां पर तो H प्लस पे ज्यादा क्योंकि डाइल्यूट है, डाइल्यूट में वाटर ज्यादा होता है और पोजीशन की हिसाब से भी लोअर है। यहां पर मैंने क्यों K को डिपॉजिट करवाया, क्योंकि K का क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, कंसंट्रेटेड KCl मतलब क्या है, KCl का अमाउंट मास ऑफ KCl इज फार मोर देन द मास ऑफ वाटर, तो ऑब्वियसली K प्लस आयंस भी ज्यादा होंगे। तो जब कंसंट्रेशन किसी का ज्यादा होता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन, सीरीज में कौन सी भी पोजीशन हो हटा के उसको फॉलो नहीं करना है, फॉलो करना है आपको कंसंट्रेशन, समझ आया। सो क्या होगा, H प्लस आयन जाएगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, H बनेगा, वो H और H क्या होगा, H2 गैस मिलेगा, समझ आया, सॉरी H2 गैस प्रोड्यूस होगा। सो पता चला आपको कि कैथोड एनोड, सेम एनोड के लिए भी वही अप्लाई होता है, एनोड पे यहां क्या जाएगा, Cl माइनस जाएगा, क्यों, क्योंकि Cl का कंसंट्रेशन, Cl माइनस का कंसंट्रेशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू OH, तो जिसका जब कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, क्या लिखा है, इफ द कंसंट्रेशन इज मोर इट विल डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल, irrespective of the position of the ions in the electrochemical series, समझ आया है। यहाँ पर ये आपको क्या बोल रहा हूँ, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो किसी का तो उसको डिपॉजिट कराना है बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, तब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का पोजीशन को नेग्लेक्ट करना है, समझ आया, उसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। सो ये था सेकंड फैक्टर, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट, इसको नोट डाउन करिए, फिर थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। चलो सो नेक्स्ट हम थर्ड फैक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आई होप इसको आपने नोट डाउन कर लिया। अब थर्ड फैक्टर पढ़ने हैं, दैट इज नेचर ऑफ एनोड, क्या है, नेचर ऑफ एनोड। अब देखो जब नेचर ऑफ एनोड बोला है तो आपका कैथोड पे तो क्या होगा, ये दो फैक्टर के हिसाब से आपको क्या करना है, आयंस को डिपॉजिट कराना है, ठीक है, कब, एन कैथोड के ऊपर, क्योंकि नेचर ऑफ एनोड मतलब क्या है, एनोड के रिएक्शन ही सिर्फ चेंज हो गए, कैथोड पे तो जो हमने फर्स्ट टू फैक्टर्स के हिसाब से जो हो रहा है वही हमको डिपॉजिट करवाना है, समझ आया। सो कैथोड के ऊपर सेम टू सेम जो फर्स्ट और सेकंड फैक्टर्स के हिसाब से जो मिलेगा वो हम डिपॉजिट करवाएंगे, ठीक है। सॉरी, अब थर्ड फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज नेचर ऑफ एनोड, नेचर ऑफ एनोड, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ एनोड होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ एनोड होते हैं, ठीक है। एक होता है अटैकेबल, क्या, अटैकेबल जिसको बोलते हैं एक्टिव, दूसरा होता है नॉन अटैकेबल, नॉन अटैकेबल मतलब क्या होगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव बोलो या फिर आप बोल सकते हो इनर, क्या बोल सकते हो, इनर, इनर मतलब रिएक्टिव नहीं है, समझ आया। एक्टिव मतलब अटैकेबल मतलब रिएक्टिव, ठीक है, इस तरह आप याद रखो। और ये इनएक्टिव मतलब नॉन रिएक्टिव है, कैसा है, नॉन रिएक्टिव, ठीक है। अब एग्जांपल पढ़ते हैं कि किसको एक्टिव इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं और किसको इनएक्टिव बोलते हैं, ठीक है। इनएक्टिव में आपको एग्जांपल याद रखना है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, आयरन, ठीक है।
एक्टिव में आपको याद रखना है कौन से एग्जाम्पल है ना, हाँ सॉरी, एग्जाम्पल आपके आएंगे कॉपर, निकल, सिल्वर, क्रोमियम, ठीक है। सो ये कॉपर, निकल, सिल्वर, क्रोमियम आर द एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। वेयर एज प्लेटिनम, ग्रेफाइट, आयरन, ठीक है, दे आर नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। समझ आया यहां तक? अब ये होता क्या है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स मतलब क्या है? वो बोलेगा कि मैं खुद ही एक्टिव हूं तो मैं खुद ही रिएक्शन दूंगा। अब ध्यान से समझो, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या है? वो क्या बोलेंगे, भाई मैं एनोड हूं, क्योंकि हम नेचर ऑफ एनोड पर मतलब रिएक्शन एट एनोड की ही बात करेंगे यहाँ पर। कैथोड पे तो पहला और दूसरे फैक्टर के हिसाब से जो होना है वही होगा। एक्टिव नेचर ऑफ एनोड मतलब क्या हो गया? एनोड के ऊपर रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड हो गए कि ये एनोड कौन से सब्सटेंस से बना हुआ है, इलेक्ट्रोड है वो कौन से मेटल से, कौन से सब्सटेंस से बना हुआ है। जैसे देखो ये मैं इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं, अब यहां हम समझेंगे एक एग्जांपल से। ठीक है, तो ये हमारा है एनोड और ये है कैथोड, ठीक है, जिसमें हमको इसका कोई अभी पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं क्या? लेट अस टेक एन इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वियस लेते हैं, एक्वियस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और मैंने एनोड को बनाया है एक्टिव से फॉर एग्जांपल कॉपर से बनाया, किससे बनाया है? कॉपर, ठीक है। आपने एनोड किसका बनाया है? कॉपर से, ठीक है। सो रिएक्शन क्या होगा जब एक्टिव होगा? तो वो बोलेगा कि ऑलरेडी मेरे कॉपर आयन से अंदर, ठीक है, ऑलरेडी मेरे कॉपर आयन से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ठीक है, H+ आयन भी हो गए, कॉपर सल्फेट है तो SO4 2- भी हो गए और OH- भी हो गए, ठीक है। एनोड पे कौन जाएगा? तो एनोड पे हमेशा कौन से जाते हैं? पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, ये दो जाने चाहिए, है ना। अट्रैक्ट तो वो हो गए बट डिपॉजिट कोई नहीं होगा। एक्टिव में आपको क्या रखना है? एक्टिव में क्या रखना है कि एनोड खुद इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। क्या? वो खुद इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। एनोड किससे बना है? कॉपर से बना है। किससे बना है? कॉपर से बना है। तो कॉपर से बना है, वो खुद क्या होगा? Cu2+ फॉर्म में आएगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। कैसे है? तो देखो ऐसे होगा, एनोड रिएक्शन एट एनोड हम कर रहे हैं, तो एनोड पे क्या होगा? Cu है वो खुद बोलेगा कि मैं Cu इज एक्टिव, तो खुद बोलेगा कि मैं खुद ही आयंस बना देता हूं। एनोड को क्या होना है? एनोड पे कौन से रिएक्शन होते हैं आप याद करो, लेक्चर नंबर 2 और 3 में हमने पढ़ा था। एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। एनोड में कुछ भी करके इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए बस, तो इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएगा। देखो कैसे, ये कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए और Cu2+ आयंस है, तो वो आयंस कहां जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। कहां आएंगे? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। समझ आया? तो एनोड का तो काम हो गया ना कि भाई इलेक्ट्रॉन उसको मिल गए, कोई भी सब्सटेंस वहां हो उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तो देखो ऑक्सीडेशन हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे ही अगर इनएक्टिव होता तो, ठीक है, अब ये केस आप एक बार समझ लो। फिर अभी यहां पर मैं इनएक्टिव लेता हूं। क्या लेता हूं मैं? इनएक्टिव। लेट अस राइट इनएक्टिव को मैं, अगर मेरा यही एनोड, ठीक है, किससे बना होता? प्लेटिनम से, ठीक है, तो प्लेटिनम खुद नहीं आयंस बनाएगा जैसे कॉपर बनाएगा, क्योंकि प्लेटिनम इज अ इनएक्टिव इलेक्ट्रोड। तो वो क्या बोलेगा कि भाई इनमें से जिसको जो आने का था वो आओ और जो रिएक्शन होना था वो करके जाओ। तो उस केस में क्या आएगा? लोअर पोजीशन OH की, देखो कंसंट्रेशन की बात नहीं करी है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में, कंसंट्रेशन की बात करी नहीं गई है, ठीक है। तो हम क्या बोल देखेंगे? रिलेटिव पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल में सीरीज में क्या है? OH की पोजीशन सबसे लोवेस्ट है। तो यहां पर एनोड पे क्या होगा? एट एनोड, ठीक है, एट एनोड क्या होगा? OH- आयन है
वो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा, OH मिलेगा। वैसे 4 OH हो गए, वैसे 4 OH हो गए तो क्या हो गए 2 OH प्लस 2 OH, क्या मिलेगा 2H2O प्लस O2। तो ये केस में क्या होगा, अगर मेरा एनोड कैसा होगा, प्लेटिनम, ग्रेफाइट या आयरन जो है इनएक्टिव, तो नॉर्मली जो रिएक्शन एनोड पे होना चाहिए कि कोई मेटल आए, कोई आयंस आएंगे और आयंस कौन से एनायंस जाएंगे एनोड पे और डिपॉजिट हो गए, कब इनएक्टिव के लिए। एक्टिव के लिए क्या होगा, वो खुद इलेक्ट्रोड एनोड खुद ही क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके आयंस में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोलाइट में एंटर होगा। ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में काम आएगा, ठीक है। सो एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होगा, खुद आयंस बनाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण यहां ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या होगा, एनोड क्या होगा, देखो कॉपर है ना इसमें से निकल गया, मतलब कॉपर आयंस और कॉपर के एटम्स कम होगा, मतलब वेट कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, तो एनोड विल गेट कंज्यूम, ठीक है। क्या बोलूंगा, वेट या मास ऑफ कॉपर एनोड डिक्रीजेस। समझ आया, तो आई होप आपको समझ आया। ये केस में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का, ऐसा लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन। ऑक्सीजन का क्या ऑब्जर्वेशन आता है, ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस व्हिच बर्न्स विच रिलाइट्स द ग्लोइंग वुडन स्प्लिंट, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो कोई भी जलती हुई चीज को और रिलाइट कर देगा। तो अगर ऑब्जर्वेशन पूछते हैं तो वैसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ आपको आई होप के समझ आएगा कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज के ऊपर 3 है, रिलेटिव पोजीशन, नेचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, और तीसरा है नेचर ऑफ एनोड, जिसमें आपको पता चल जाएगा ये कहाँ जनरली काम आएगा। तो ये आपको बताता हूँ, ये जनरली काम आएगा आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है। हम जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको। सो आई होप आपको पता चल गया। अगर अभी आपको यहाँ इतना तो पता चल गया आज के लेक्चर तक कि अगर कोई भी आयंस अगर इलेक्ट्रोलाइट में हो, सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा, वहां तक आपका पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। अब हमको करने क्या है, एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं, ठीक है। एग्जांपल डिस्कस करके हमको सिर्फ क्या लिखने हैं, प्रोडक्ट एट एनोड कैथोड और ऑब्जर्वेशन जो भी पूछा गया है वो हम करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम वो चीज डिस्कस करेंगे, इसको नोट डाउन करिए। पॉज करके नोट डाउन करिए इसको। चलो, सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम डायरेक्टली एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेके, अलग अलग एनोड कैथोड लेके, एंड देन वी विल सी कि कौन से जगह कैसा रिएक्शंस होंगे, ठीक है। टिल देन सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।